हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फिजिक्स के नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है हमारा यूनिट और मेज़रमेंट। यूनिट और मेज़रमेंट जो है फिजिक्स का पहला स्टेप है जहां पर हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्चुअल में मेज़रमेंट को समझते हैं और इसकी क्यों ज़रूरत है फिजिक्स में, इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर जब हम मेज़रमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फ़िज़िक्स का एक्चुअल मतलब ही है कंसेप्ट को समझना किसी चीज़ के, और उस क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसे मेज़र करना। उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग क्वांटिटियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको फोर्स को मेज़र करना है तो आपको वहाँ पर टाइम भी लगेगा, लेंथ भी लगेगी, मास भी लगेगा। जैसे आपको अगर वेलोसिटी मेज़र करना है तो पहले आपको वेलोसिटी को समझेंगे हम, फिर समझने के बाद किसी चीज़ की कितनी वेलोसिटी है, क्वांटिटी किस टाइप की है, उसको मेज़र करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटियाँ लगेंगी। अगर मैं बोलूँ स्पीड तो आपको पता है लेंथ और टाइम लगता है, तो आपको इन सब चीज़ों की समझ जो है वो कहाँ पर मिलेगी, यूनिट और मेज़रमेंट में आपको इनकी समझ मिलेगी। तो हम अपना टाइम ख़राब ना करते हुए फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, फिजिक्स सिर्फ सिंपली एक चीज़ है, वो है किसी कंसेप्ट को समझना, उसको विजुअलाइज करना और उसको मेज़र करना। बस इन चीज़ों के अलावा फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपना नया यूनिट चालू करेंगे जो कि क्या है, यूनिट और मेज़रमेंट। ध्यान देना, इसे समझिएगा। हमारी जो यूनिट है वो कौन सी चीज़ है, यूनिट एंड मेज़रमेंट। इज दैट क्लियर? दैट इज अवर पोर्शन जिसको हमें क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मेज़रमेंट क्या होता है, हम उसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहला काम है हमें समझना कि ये मेज़रमेंट क्या होता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो ये मेज़रमेंट क्या होता है, ये हमें क्या करना है, समझना है। इज दैट क्लियर? हमें मेज़रमेंट को समझना है। मान लेते हैं आपकी क्लास में यदि कोई एक बच्चा पढ़ता है जो जनरली आपके साथ 2 साल से पढ़ रहा है, 9th और 10th में पढ़ते आ रहा है आपके साथ, और वो लड़का टॉप करता चल रहा है, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट है वो टॉप करते चल रहा है। अब 11th में एक नया बच्चा आपकी क्लास में एंट्री करता है, तो आप कहते हैं कि जो नया बच्चा आया है वो बहुत ब्रिलियंट है। तो आपके दिमाग में आएगा कितना ब्रिलियंट। हम बोलेंगे वो जो लड़का जो टॉप कर रहा था उसका नाम हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। उसका नाम क्या है, हमारा एक्स है, नॉर्मल सा। अब एक नया बच्चा जब क्लास में इंट्रोड्यूस होता है और हम बात करते हैं कि वो जो नया बच्चा बाहर से आया है वो बहुत ब्रिलियंट है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कितना ब्रिलियंट है। तो कोई पूछेगा वो एक्स से ज़्यादा है या कम है, तो हम बोलेंगे ज़्यादा है। तो एक्स हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, स्टैंडर्डली बैठा हुआ है कि वो कितना ब्रिलियंट है। यदि मान लेते हैं हमने बोला वो एक्स से ज़्यादा है, तो आपने क्या कर दिया, उसका एक्स के साथ कंपैरिजन कर दिया और आपने बताया वो उससे ज़्यादा है, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ही इज़ रियली इंटेलिजेंट। क्या बोल सकते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप बोल देंगे कि वो क्या है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, तो आप बोल सकते हो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट एज मच वी आर थिंकिंग। इज़ दैट क्लियर? हम इसको बहुत आसानी से ऐसा समझा सकते हैं। पर आपने किया क्या, एक इंटेलिजेंट का कंपैरिजन दूसरे इंटेलिजेंट से कर दिया आपका। तो यही जो कंपैरिजन की जो प्रोसेस है, यही क्या कहलाती है, हमारी मेज़रमेंट। मेरी बात समझ में आए? क्या है कंपैरिजन की जो कंसेप्ट है वही क्या कहलाता है, हमारा मेज़रमेंट, या मेज़रमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्या कहलाता है, आपका कंपैरिजन। इज़ दैट क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं बात करूं मेज़रमेंट इज़, अगर मैं बात करूं क्या बोलूं, मेज़रमेंट इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस टू कंपेयर टू फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। हम क्या बोल सकते हैं, मेज़रमेंट क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी को का सिर्फ कंपैरिजन ही है। समझ में आ गया ना? जहाँ पर एक क्वांटिटी स्टैंडर्ड होगी, जहाँ पर एक क्वांटिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी, और दूसरी क्वांटिटी जिसको आप क्या किया जाओगे, जिसका आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, वो कहलाती है। समझ में आया ना? पहली क्वांटिटी आपकी स्टैंडर्ड होगी, जैसे आपके क्लास में जो स्टूडेंट एक्स था वो स्टैंडर्ड है। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, दूसरे से जो कंपैरिजन कर रहे हैं,
ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हो, मिला रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिस पर आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या फिर जिस पर क्या कर रहे हो आप, मेजरमेंट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? कंपैरिजन कर रहे हो, वही प्रोसेस जो क्या कहलाएगी आपकी, मेजरमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब मेज़रमेंट में ध्यान रखना, मेज़रमेंट जो है वो, उसके लिए हमको ऑब्जर्वेशन की दो प्रोसेस को पढ़ना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, मान लेते हैं आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप नाप रहे हो, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स में उसे एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो आपको एक स्केल दे दिया जाएगा, आप उसे नापेंगे, कॉपी में लिखेंगे, ये आपका प्रैक्टिकल ही है। एक्चुअल में यही क्या है, आपका प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेशन है। मैंने बोला कि ये घर बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो आप आइए बताइए घर कैसा है, तो कुछ लोग आएंगे बोलेंगे घर बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ ठीक ठाक है, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये क्या है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। तो दो तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऑब्जर्वेशन दो तरीके का होता है। पहला होता है सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कौन सा होता है हमारा पहला, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन। ध्यान दीजिए, ये ऑब्जर्वेशन जो है सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आप घर को देख रहे हो, आपने लगाई घर कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये घर अच्छा है, कुछ बोलेंगे ठीक ठाक, कुछ बोलेंगे बिल्कुल बकवास है। अगर रियलिटी शो में आपने देखा होगा, वो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। रियलिटी शो में कोई डांस कर रहा है, किसी को बहुत पसंद आया, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो है, ये पर्सन टू पर्सन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। समझ में आ गया ना, ये कौन सा होता रहता है हमारा, पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। समझ में आया ना, इस सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, चेंज, ठीक है ना, ये क्या होता रहता है, चेंज। कैसा, पर्सन टू पर्सन, मतलब हर व्यक्ति के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। इज दैट क्लियर? एक दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है, और वो दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कौन सा कहलाता है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है, डू नॉट चेंज। समझ में आ गया ना, कैसे रहता है, डू नॉट चेंज। ऑब्जर्वेशंस की बात करूं मैं, डू नॉट चेंज, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन, इसके हिसाब से वो चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये अभी मैंने नई चौक लेकर के आया हूं, इसकी लंबाई कितनी है, आप स्केल उठाएंगे और नाप देंगे, बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितनी भी आई, आप मैंने नापा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ किसी को भी लेकर के आ जाएं, नापेगा तो कितनी रहेगी हमारी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सा कहलाता है हमारा, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा कहलाएगा हमारा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कौन सा कहलाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। मैं बोलूँ मेरा मास कितना है, इज दैट क्लियर, मैं एक मशीन में कहीं से भी खड़ा हो जाऊँ तो मेरी कुछ वैल्यू निकलेगी। अब आप किसी और से भी तुलवाओगे मेरे को, तो मेरा उतना ही वैल्यू निकलेगी। समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, क्लियर है? तो ये जो है हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तब आपको क्या होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर और फिजिक्स जो है आपके अंदर घुसेगी। इज दैट क्लियर? अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बाद आप किस चीज़ को कैलकुलेट करते हो, किस चीज़ का मेज़र करते हो, आपको किसी चीज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका अमाउंट होना, नंबर होना, तब तो आप उसका कंपैरिजन करोगे। तो किसी चीज़ की ग्रुप या एंटिटी या अमाउंट को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ गया ना? मान लेते हैं ये कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई भी क्या है, क्वांटिटी है। मैं बोलूँ कितना वजनदार है, आप इसका वेट मेज़र कर सकते हो, वो भी क्या है, आपकी क्वांटिटी है। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी, द ग्रुप, एंटिटी, अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो जो क्वांटिटी हमारे पास है, वो क्वांटिटी को ही हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब यहाँ ध्यान देना अच्छे से, मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज क्वांटिटी, द ग्रुप और एंटिटी और अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं? जनरली हम दो टाइप की क्वांटिटियों को पढ़ते हैं। पहली क्वांटिटी जो है वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है हमारी? फिजिकल क्वांटिटी। हमारा जो यूनिट जो है वो यहीं से चालू होती है। कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी। जनरली आप इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और दूसरी जो है वो है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है दूसरी? हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? नॉन फिजिकल क्वांटिटी।
क्वांटिटीज भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आप समझ जाइए। देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से जो क्वांटिटियाँ ऑब्टेन होती हैं हम उसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी की तरफ रखते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से हमको जो क्वांटिटियाँ मिलती हैं हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटियाँ रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, दोज क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities। और इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा, can't be measure are called non physical quantities। जैसे मैंने आपको फिर बताया कि मेरी लंबाई कितनी है, आप स्केल से नाप सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। मैं कितनी देर तक आपको पढ़ाया, आप समय से निकाल घड़ी से देख के बता सकते हो, वो भी फिजिकल क्वांटिटी। इज़ दैट क्लियर? तो मतलब वो सारी की सारी क्वांटिटियाँ जिनको आप मेज़र कर सकते हो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटियाँ कहलाती हैं, और वो क्वांटिटियाँ जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटियाँ कहलाती हैं। जैसे कि मेरी तुमसे बहुत गहरी दोस्ती है, कितनी गहरी दोस्ती है, यू कैन नॉट मेज़र, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वो फलाना आदमी बहुत दुखी है, कितना दुखी है, कैन यू मेज़र? नो, यू कैन नॉट मेज़र, सो दैट इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इज़ दैट क्लियर? आज उसने बहुत अच्छा डांस किया, कितना अच्छा, कैन यू मेज़र? ना, दैट इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इज़ दैट क्लियर? तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, हम इसे समझा सकते हैं। तो इसमें यदि मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल क्या है मेरा, तो एग्जाम्पल जैसे मैं बोल सकता हूँ लेंथ मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, मास मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, और एक्सेट्रा इस टाइप का। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, जैसे बोल सकता हूँ हैप्पीनेस, जैसे मैंने बात किया हैप्पीनेस, कितना खुश हो, मेज़र नहीं कर सकते आप, समझ पा रहे हैं आप। अगर मैं बोल सकता हूँ कि सॉरो, या फिर बोल सकता हूँ मैं आपका फ्रेंडशिप, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो क्वांटिटियाँ हैं ये कैसी है, मेरी नॉन फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं, आप इनको मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात और रखना, फिजिकल क्वांटिटियों की अगर डेफिनेशन में बोलूँ तो वो क्वांटिटियाँ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटियाँ कहलाती हैं, और इनका यूज़ करके हम फिजिकल लॉ और फिजिकल इक्वेशंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। किनका यूज़ करके, इन फिजिकल क्वांटिटियों का। और हमको पढ़ना कौन सी क्वांटिटियाँ हैं, फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़नी है, बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिक्स। हमको इमोशंस, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स में। इज दैट क्लियर? वी आर स्टडिंग ओनली फिजिकल क्वांटिटी। सो इफ आई वांट टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो क्वांटिटियाँ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प करके हम फिजिकल लॉ और फिजिकल इक्वेशंस को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वो कहलाती है हमारी क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम बात करें किसकी, फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप की होती हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग में लगाना पड़ेगा, जो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। इसमें सबसे पहली आ जाती है हमारे पास कौन सी, रेशियो। कौन सी क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास, रेशियो, ठीक है। फिर दूसरा हमें यहाँ से मिलता है स्केलर, दूसरा कौन सा मिलता है, स्केलर। फिर तीसरी क्वांटिटी हमें मिलती है वेक्टर। तीसरी कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर। आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये जो है आपको यूज़ होना है, ठीक है ना। एक ये सारी क्वांटिटियाँ आपको यूज़ होना है, वेक्टर। और चौथी क्वांटिटी जो है आपकी वो है टेंसर। कौन सी क्वांटिटी है आपकी, टेंसर। ये क्वांटिटी थोड़ी स्पेशल टाइप की है, अगर आप इसको 11th में नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। मैं आपको इसकी सिर्फ जानकारी दे दूंगा, आपको यहाँ से देखना नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्केलर को, ठीक है। फिर इसके अगले बाद जो हमारा एक नया चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर को। और रेशियो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि एंगल। इज़ दैट क्लियर? तो अब रेशियो, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटी पढ़ने से पहले हमको बस ये चीज़ जानकारी की ज़रूरत है कि मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों है, हम मेज़रमेंट करते क्यों। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नीड्स ऑफ मेज़रमेंट। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, अगर अभी देखें तो हम क्या बोलेंगे, नीड्स ऑफ मेज़रमेंट। मतलब मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों है, बिना मेज़रमेंट के क्यों नहीं कर सकते हम कोई चीज़। तो यहाँ देखो क्या है, ये समझना, नीड्स ऑफ मेज़रमेंट। तो सिंपल सी बात करें,
हम मेज़रमेंट किसी क्वांटिटी का इसलिए करते हैं ताकि हम उसका मैग्नीट्यूड क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। समझ में आ गया ना, क्या कर सकें, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकें। सिंपल सी बात, हम क्या बोल सकते हैं, मेज़रमेंट इज रिक्वायर्ड या फिर नेसेसरी, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है ना, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, कौन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखना ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है, टू अ फिजिकल क्वांटिटी, सो दैट वी कैन कंपेयर इट विथ अदर सिमिलर क्वांटिटी। अगर हमको दूसरी सिमिलर क्वांटिटी के साथ उसका कंपैरिजन करना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। भाई मैग्नीट्यूड क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मेज़रमेंट की हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है हमारे लिए मेज़रमेंट, सिर्फ इसलिए कि हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकें ताकि हम उसी टाइप की दूसरी क्वांटिटी से क्या कर सकें, उसका कंपैरिजन कर सकें। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट तुमसे ज़्यादा है या कम है तो आप मेरी लंबाई को अपनी लंबाई के साथ नापोगे, ठीक है ना, बिकॉज यू आर मेजरिंग द लेंथ। अगर मैं बोलूं कि मेरी वज़न कितना है तुम्हारे वज़न से, तो आप मेरे वज़न को नापोगे और अपने वज़न को नापोगे, कुछ नंबर आएगा। इज़ दैट क्लियर? उस नंबर का आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि मेरी हाइट का और आप अपने वज़न का कंपैरिजन कर दो, कोई कंपैरिजन नहीं है, दो अलग अलग क्वांटिटियाँ हो गई। जैसे यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विथ बनाना, इज़ दैट क्लियर? आप एक एप्पल को बनाना के साथ कंपैरिजन उसका कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया ना? तो सिमिलर टाइप की क्वांटिटियाँ हैं तो उनको कंपैरिजन करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसी कारण हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड। मेरे को मैं चाहता तो आपको वो रेशियो, स्केलर और वेक्टर पहले ही समझा देता, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड नाम का वर्ड आता जिसको आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ मैग्नीट्यूड क्या है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इस कमरे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। मान लेते हैं इस कमरे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। ध्यान देना, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ वॉल of my room is 10 मीटर। यहाँ ध्यान देना, ये जो है ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देगा आज। आप कभी अपनी लाइफ में मैग्नीट्यूड को कभी प्रॉब्लम जाएगी नहीं मैग्नीट्यूड में। मेरा बोलने का मतलब क्या है, इससे ये 10 मीटर है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 10 जो है ये नंबर है। ये क्या है, आपका नंबर है। नंबर बोल सकते हो या फिर इसे बोल सकते हो आप न्यूमेरिक वैल्यू। इसे क्या बोल सकते हैं आप, इसे न्यूमेरिक वैल्यू। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये है आपकी क्या, न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर आप इसे बोल सकते हो नंबर। और ये जो मीटर जो है ये है आपकी यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, इन दोनों चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं मीटर, तो जैसे समझिएगा आपको किस टाइप की क्वांटिटी मेज़र करना है उसका पता चल जाता है आपसे, किससे, यूनिट से। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा डीप रीज़न भी है, पर उस तक डीप जाना एकदम नॉनसेंस ही वाला काम होगा, ठीक है ना, फालतू हमारा लेक्चर बड़ा होगा और उसका उतना ज़्यादा काम है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यूनिट को हम कैसे समझ सकते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब आप एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हो, ठीक है, तो जो क्वांटिटी आपके पास होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आप उसे यूनिट के जैसे क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। समझ में आ गया ना, यूनिट के जैसा क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। वही आपकी यूनिट है। जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ आप दूसरी क्वांटिटी का यूज़ कंपैरिजन करते हो, वही क्या कहलाती है, आपकी यूनिट कहलाती है। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपकी यूनिट हो गई। 10 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि आपको मास नापना है तो आप क्या लगाओगे, किलोग्राम। बोलोगे शक्कर लेकर के आना है 2 किलो, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम लेकर के आते हैं। जो किलोग्राम है वो आपको बता देगा कि कोई चीज़ का मास आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि आज कितना गर्मी है तो आप लगाओगे 37,
लगा दिया आपने डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस जो आपने यूज़ किया वो आप पता चल जाएगा टेम्परेचर नाप रहे हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते आज के 37 किलोग्राम टेम्परेचर गर्मी है आज, ना, यू कैन नॉट मेजर, क्योंकि किलोग्राम किसी का मास पर्टिकुलर पता चलता है, मीटर किसी चीज़ की लेंथ के लिए है, टेम्परेचर जो है आपका वो किसके लिए है, किसी चीज़ की गर्म और ठंडे को महसूस कराने की क्वांटिटी के लिए है। आर यू गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल, इज दैट क्लियर? तो ये यूनिट जो है ये पर्टिकुलर टाइप की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू ये बताती है कि कितने टाइम्स है वो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के। जैसे मान लेते हैं 1 मीटर एक स्पेशल क्या है, एक लंबाई है, ठीक है ना, जैसे एक स्पेशल टाइप की लंबाई है, एक प्लेटिनम की रॉड है हमारे पास, ठीक है ना, जो रखी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर पेरिस में, ठीक है ना, उसकी लंबाई को हम 1 मीटर मान के चलते हैं। और आइंस्टाइन के बाद तो ये सब डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन फिर भी आप मान लो वो 1 मीटर की लंबी है। तो मैं अपने कमरे को यदि नापूं तो कितना, उस रॉड को यदि मैं 10 बार एक के बाद ऐसे ऐसे रखते जाऊं तो 10 रॉड के बराबर मेरे कमरे की क्या होगी, लंबाई होगी। ये मेरा क्या है, 10 मीटर है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जो क्वांटिटी को जब मैं मेज़र करूँगा, अगर मैं किसी क्वांटिटी को मेज़र करूँ तो ध्यान रखना उसमें क्या लगेगा, पहले तो लगेगा मैग्नीट्यूड। क्या लगेगा पहले, मैग्नीट्यूड, और उसके बाद लगेगी मल्टीप्लाई में क्या आएगी आपकी, यूनिट। समझ में आ गया? जैसे मान लो मैं इसी अपने कमरे की लंबाई की बात करूं तो ये मेरी क्वांटिटी को मैं क्यू से डिनोट कर दूं मान लो, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड में बोल सकता हूं नंबर एन, और यूनिट के लिए बोल सकता है यू। तो ये मेरी क्वांटिटी का क्या है, फॉर्मूला है, अगर मैं उसको नापना चाहता हूँ तो। ठीक है, अब समझना, मैंने बोला भाई ये बोर्ड कितना बड़ा है, अगर मैं इसको फिट में नापूं, आप लोग फिट समझते हैं ना, छोटा सा स्केल होता है आपका फिट का, 12 इंच का, 30 सेंटीमीटर का लगभग जो स्केल होता है आपका, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 30.48 सेंटीमीटर होती है। जो आपके पास इतना बड़ा स्केल होता है उसे हम फिट वाला स्केल बोलते हैं, 1 फुट का स्केल होता है। मैं बोलिए मेरा बोर्ड कितना बड़ा है, तो आप यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार उसको ऐसा करके नापेंगे, पता चलेगा 6 फिट का है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी क्या है, लंबाई, क्वांटिटी क्या है, लेंथ, कितने टाइम है, 6 टाइम है, और कितने यूनिट क्या है उसकी, फिट। इज़ दैट क्लियर? यदि मैं लंबाई को फिट में नापूं तो ये कितने बार आएगा, 6 बार में आएगा। समझ पा रहे हो ना आप क्या बोल रहा हूँ? अब इस चीज़ को समझना, एक और चीज़ बहुत अच्छे से इसको समझना कि ये जो क्वांटिटी है इसका जो प्रोडक्ट है किसी एक क्वांटिटी के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर अ सिंगल क्वांटिटी, फॉर अ सिंगल, इधर ध्यान रहो, फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ n and u is always constant, is always be a constant, is always be a constant। जैसे कि n डॉट u इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, constant। इज दैट क्लियर? इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इस तरीके से भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन u, पता है ना? आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल का साइन, पढ़ते हैं ना आपसे, प्रोपोर्शनल का साइन इस तरीके का साइन होता है आपका। ये अगर मान लेते हैं मैं कांस्टेंट हटा दूं तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, ये साइन कहलाता है। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो क्या आएगा, मेरा कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना? ये प्रोपोर्शनल, ये क्वांटिटी कहलाती है हमारी। तो मैं इसे बोल सकता हूँ, ध्यान देना, इसे क्या बोल सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, समझिएगा कि अगर मान लेते हैं अगर यूनिट चेंज हो जाए तो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो कहलाता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। जैसे कि अगर आप गर्मियों की जब स्टार्टिंग में मार्केट में आम आने वाले होते हैं तो जब आम की क्वांटिटी कम रहती है तो उनकी कॉस्ट कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा आम आ जाते हैं तो उनकी कॉस्ट कैसी हो जाती है, कम। तो हम क्या बोल सकते हैं, आम की जो क्वांटिटी है वो कॉस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ पा रहे हैं आप? और दूसरी चीज़ यदि मैं बोलूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन बोलूँ, अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे मान लेते हैं आप दुकान में शक्कर लेने जा रहे हो, आपने शक्कर ली 1 किलो ली तो आपके कुछ पैसे बढ़े, आपने 2 किलो ली तो आपके पैसे भी क्या हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे शक्कर का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पैसे का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन कहलाता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहलाता है। ठीक है? तो ये कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसमें ये मतलब है
कि यदि आपका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी, या अगर आपकी यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। जैसे मैं इसी चीज़ को ध्यान दो, इसमें समझना, मीटर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं ये मीटर बड़ा यूनिट है किससे, सेंटीमीटर से। किससे बड़ी है, सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है। कौन सी चीज़, मीटर। मीटर पूरा इतना लगभग आपने देखा होगा, इतना बड़ा स्केल क्या कहलाता है आपका, मीटर कहलाता है। उसका 100वां हिस्सा, 100th पार्ट क्या कहलाता है आपका, सेंटीमीटर कहलाता है। इज़ दैट क्लियर। मैं बोलूँ कि मेरा जो कमरे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। कितनी मीटर है, 10 मीटर है। रूम की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ध्यान देना यहाँ पर। मान लेते हैं ये हो गया N1, ये क्या हो गया U1, ठीक है ना। अब मेरे को मीटर में नहीं नापना अपना कमरा, मेरे को नापना है किस में, सेंटीमीटर में। और जब मैं सेंटीमीटर में नापूंगा तो जानते हो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1000 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा मेरे को, 1000 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, N2 U2। तो आप देखो इस फॉर्मूले को समझो यहाँ, अगर मैंने बड़ी यूनिट रखा तो नंबर कैसा हो गया, छोटा, और अगर मैंने नंबर बड़ा कर दिया तो यूनिट कैसी हो गई, छोटी। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी, और अगर यूनिट बड़ी होगी तो फिर मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। समझ पे आ रहा है ना। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड चेंज, यूनिट विल ऑल्सो चेंज, बट एट एनी हाउ देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल। उन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, अगर मैं देखूं दोनों का प्रोडक्ट देखूंगा मेजर करके तो इक्वल ही आएगा, चाहे इसको नापूं चाहे इसको नापूं, आखिर है तो बराबर। तो ये मेरा मतलब क्या था, n डॉट यू ऑलवेज बी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारी क्या है, यूनिट है। और इसका मतलब क्या है आपका, अगर अब फाइनली मैं बोलूँ 10 मीटर, 10 बार 1 मीटर। आ गया समझ में। मैं बोलूँ कि मेरा वज़न कितना है, वज़न कितना है, तो मैं बोलूँगा कि मैं बोल दिया भाई 80 किलो, तो मतलब क्या, 80 बार 1 किलो, ये मेरा क्या है, इसका मतलब है। तो जो किलो है दैट इज़ यूनिट, और 80 का है आपका मैग्नीट्यूड। सो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है यूनिट और मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करें। फिर हम आगे पढ़ेंगे रेशियो, अपना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी टर्म्स वहाँ पर यूज़ होने वाली है। आप इसे अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।